का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में आपकी बीपीएससी फेज़ 2 यानी कि पार्ट 2 की आपकी वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए बहुत ही कम टाइम है आपको के पास तैयारी करने के लिए। तो उसके लिए हमने वन लाइनर की एक कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उनकी वन लाइनर क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। डेली छोटी छोटी वीडियोज़ कराएंगे 2-2, 5-5 मिनट की, जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने मुद्दे पर चलते हैं। तो आज हम आपको करा रहे हैं कि वन लाइनर जी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपका 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आपका 1948 में स्टार्ट किया गया था। आपसे पूछ लेता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, तो आप कह दोगे कि 1948 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है। यानी कि कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको शांति का प्रतीक मानते हैं। तो जो मोर है आपका, उसे शांति का प्रतीक माना जाता है। आगे है कि नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। जो आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं उनके मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है। जो दक्षिण अमेरिका में चौड़े वृक्ष होते हैं, चौड़े वृक्ष रहित जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें आप पंपास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकॉले ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आता है इसी में कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो संचालन का जो यूज हुआ था तो वो आपका उषा मेहता ने किया था। संचालन किसने? उषा मेहता ने। आगे है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। तो आप कह दोगे कि जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है वो चेनाब नदी पर स्थित है। फिर है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। आपके 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आगे है कि किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो आप कह दोगे कि जो वेनेजुएला है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो यूपी है और यूपी में भी जो फिरोजाबाद जिला है तो वो किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वो शीशा उद्योग, और शीशा उद्योग में भी सबसे ज़्यादा क्या, तो चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे नेक्स्ट है कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं। आपसे पूछता है एग्जामिनर कि जो कंप्यूटर को जब बनाया जाता है तो उसमें जो फिजिकल कंपोनेंट्स का यूज होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आप कह दोगे कि उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर जो हमें दिखाई देते हैं और हम उन्हें छू सकते हैं तो वो आपके हार्डवेयर हो जाते हैं। ठीक है, और जिन्हें हम छू नहीं पाते हैं वो सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर अपलोड होते हैं। और हार्डवेयर जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपके हार्डवेयर होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जो बच्चों में जो सूखा रोग होता है, काफ़ी गांव में कहते हैं कि बच्चों अगर पतला दुबला है तो कह देते हैं कि इसे सूखा रोग हो गया है। और बड़ों में क्या कहते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ये जो आपकी हड्डियों से संबंधित रोग होता है तो वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप कह दोगे कि वो विटामिन सी की कमी से होता है। फिर आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस, तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी समझ सकते हैं। अगर आपको सिक्स सेंस लगाते हैं, ऑस्टियो हड्डियों को
ऑस्टियो जो वर्ड आपका यूज हो जाता है, ऑस्टियोलॉजी हो गया, ऑस्टियोथेरेपी हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो ये क्या कहते हैं, आपकी हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। और हड्डियों से संबंधित तो किसकी ज़रूरत होगी, कैल्शियम की ज़रूरत होगी, यानी कि आपके विटामिन सी की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ेंगे कि एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो एक जो विद्युत सर्किट होता है उसमें जो फ्यूज तार लगाया जाता है उसका प्रयोग सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। कैसी, जब जो बिजली होती है, विद्युत धारा होती है, उसकी अधिक ना बहे, इसलिए उसे रोका जाता है। तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए सर्किट में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि डम्फा वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। तो आप कह दोगे कि जो डम्फा वन्य जीव अभयारण्य है वो मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर, मिजोरम में। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं। तो आप कह दोगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1995 सॉरी गाइस कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आप कह दोगे कि 1985 में जो 52वां आपका संशोधन हुआ था उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और जो आपकी 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो आपका अनुच्छेद 57 है। कौन सा, 57 है, जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57। आगे है कि 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आप कह दोगे कि 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो गाइस, हमारी ये छोटी सी वीडियो में आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू गाइस। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है या मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ आपको समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू।